दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिमालय के प्रादेशिक विभाजन में, जो कि हम लोगों ने पिछले क्लास में हम लोगों ने उत्तर से दक्षिण पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे पूरब से पश्चिम। दोस्तों, उससे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि हिमालय का प्रादेशिक दो तरह के जो विभाजन थे, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, उसमें हम लोगों ने पहले वो पूरब से पश्चिम से पढ़ने से पहले उत्तर से दक्षिण में हम लोगों ने क्या क्या देखा। तो उत्तर से दक्षिण में दोस्तों हम लोगों ने 4 पार्ट देखे। ये वाला तो ये इस तरह से हम लोगों ने भारत के विभाजन को देखा। पहला था ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत शिखर कंचनमाला K2 गॉडविन ऑस्टिन थी। महान हिमालय का माउंट एवरेस्ट था। इसके अलावा लघु हिमालय और शिवालिक के बारे में हम लोगों ने पढ़ाया। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पूरब से पश्चिम हिमालय के प्रादेशिक विभाजन में, जिसको कि 4 प्रमुख भागों, नदियों के बीच की स्थिति, यानी कि हिमालय जो दिन नदियों के बीच में है, उस स्थिति के आधार पे हिमालय को बांटा गया है। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं हिमालय को नदियों के स्थितियों के हिसाब से कितने भागों में बांटा गया है और वे भाग कौन कौन हैं। दोस्तों, पश्चिम से पूरब की ओर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। तो पहला है आपको सिंधु नदी और सतलज नदी। सिंधु और सतलज के बीच का हिमालय, सिंधु और सतलज के बीच का हिमालय, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, पंजाब हिमालय बोलते हैं। सिंधु और सतलज के बीच के हिमालय को हम लोग पंजाब हिमालय बोलते हैं, जिसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है दोस्तों, 560 किलोमीटर। और पंजाब हिमालय के अंतर्गत आपको पाकिस्तान के कुछ हिंदुकुश पर्वत के भाग, कश्मीर के भाग और हिमाचल के कुछ भाग, काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल की श्रेणियां आती है। कश्मीर के कुछ भाग, काराकोरम, काराकोरम, पीर पंजाल, ये इतना भाग जो है, ये पंजाब हिमालय यहाँ तक आता है ना दोस्तों। इस भाग में पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख, ये सभी भाग आते हैं, जो कि सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच फैले हैं और जिसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। इसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं कुमायूं हिमालय। इसके बाद दोस्तों है कुमायूं हिमालय, जिसकी लंबाई है 320 किलोमीटर, 320 किलोमीटर। और ये किन दो नदियों के बीच में है, तो सिंधु से सतलज के बीच में पंजाब और सतलज और काली के बीच में है कुमायूं हिमालय, जिसकी लंबाई है 320 किलोमीटर। और यहीं से इसी हिमालय में यमुना और गंगा, यमुनोत्री और गंगोत्री स्थित है। यमुनोत्री और गंगोत्री हिम नदी, यानी कि बर्फ़ का टुकड़ा, जिससे कि नदियों का उत्पत्ति हुआ है। गंगा और यमुना की उत्पत्ति दोस्तों कुमायूं हिमालय से होती है। गंगा और यमुना की उत्पत्ति कुमायूं हिमालय से होती है दोस्तों। इसके बाद आता है असम हिमालय। इसके बाद आता है दोस्तों नेपाल हिमालय। ये वाला दोस्तों भाग, इसको बोलते हैं नेपाल हिमालय। क्या बोलते हैं, नेपाल हिमालय। इन दो नदियों के बीच में नेपाल हिमालय स्थित है। तो दोस्तों, जिस तरह पंजाब सिंधु और सतलज के बीच में कुमायूं का सतलज और काली के बीच में स्थित है, दोस्तों नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदियों के बीच में स्थित है। काली और तीस्ता के बीच में स्थित हिमालय को दोस्तों हम लोग नेपाल हिमालय बोलते हैं। और नेपाल हिमालय की लंबाई दोस्तों कुल कितनी होती है, नेपाल हिमालय की लंबाई कुल होती है 750 किलोमीटर, 750 किलोमीटर नेपाल हिमालय की लंबाई होती है। नेपाल हिमालय में ही दोस्तों कैलाश मानसरोवर स्थित है। नेपाल हिमालय में ही दोस्तों कैलाश मानसरोवर स्थित है, जहाँ से सिंधु नदियों का उद्गम स्थल है, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल है। इसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे असम हिमालय, जो कि तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है, जो कि तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है।
तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है आसाम हिमालय, और आसाम हिमालय की कुल लंबाई 750 किलोमीटर है। दोस्तों ये तब हम गलत बोल दिए हैं, इसको ठीक कीजिएगा। ये 800 किलोमीटर होगा और ये हो जाएगा 750 किलोमीटर। तो दोस्तों सिंधु और सतलज के बीच पंजाब हिमालय, सतलज काली के बीच कुमायूं हिमालय, और इसके बाद दोस्तों नेपाल हिमालय है काली तीस्ता के बीच में, और उसके बाद दोस्तों आसाम हिमालय है। इसका किलोमीटर दोस्तों थोड़ा सा हमको लग रहा है मिस्टेक है, 1 मिनट रुकिएगा। लगभग दोस्तों हाँ ये जो है ये 720 से 750 किलोमीटर, 720 से 750 किलोमीटर तक फैला है आसाम हिमालय। तो पंजाब हिमालय में दोस्तों पीर पंजाल, धौराधर, जास्कर की श्रेणियाँ आती हैं और यमुना गंगा का जो उद्गम है वो कुमायूं हिमालय, और आपको कैलाश मानसरोवर, उसमें जो आपको सिंधु नदी है, ब्रह्मपुत्रा नदी है, उसका उद्गम स्थल कैलाश मानसरोवर में जो हिमनद है वहाँ से होती है, वो आपको नेपाल हिमालय में आता है। जबकि कंचनजंगा जो प्रमुख श्रेणियां हैं, उसके अलावा आसाम की जो प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं वो आपको आते हैं क्या कहते हैं आसाम हिमालय में। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर में आने वाले प्रमुख पहाड़ियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं इधर के तो प्रमुख पर्वत शिखर और प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बारे में तो हमने जान लिया। दोस्तों पूर्व की ओर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के प्रमुख पर्वत शिखर और श्रेणियों को हम लोग जानेंगे। अरुणाचल प्रदेश में हिमालय का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर था और नामचा वर्मा, इसके बारे में तो दोस्तों हमने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं डाफला की पहाड़ी, डाफला की पहाड़ी जो हिमालय का ही भाग है, ये हिमालय का ही भाग है जो हम लोग पढ़ा रहे हैं अभी, हिमालय का ही भाग है। पहला है डाफला की पहाड़ी, मीरी की पहाड़ी हम लोग दोस्तों, फिर अबोर की पहाड़ी, डाफला, मीरी, अबोर की पहाड़ी, इसके बाद मिसमी और पटकाई बूम आता है। दोस्तों इसकी स्थिति हम लोग फिर से पढ़ेंगे जब हम लोग इसके बाद पठार और पहाड़ पढ़ेंगे। दोस्तों इसके बाद हम लोग पठार और पहाड़ पर्वत पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नॉर्दर्न प्लेन। तो पहला पार्ट हिमालय है, दूसरा हम लोग पर्वत और पठार पढ़ेंगे। तो दोस्तों पहले हम लोग अरुणाचल प्रदेश में पढ़ते हैं मिसमी की पहाड़ी और है पटकाई बूम, पटकाई बूम। ये दोस्तों कहाँ है, ये पांचों अरुणाचल प्रदेश में है जो कि हिमालय का भाग है, अरुणाचल प्रदेश में है जो कि हिमालय का भाग है। चलिए दोस्तों हम आपको अब इसकी स्थिति बताते हैं कि कौन कहाँ है। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं ये पांचों की स्थिति अरुणाचल प्रदेश में कहाँ कहाँ पे है। तो पहला है दोस्तों आपको मीरी, 1 नंबर पे मीरी, या इसके हिसाब से चलते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ नंबर कर देते हैं दोस्तों। तो 1 नंबर पे क्या रखे हैं डाफला, ये है डाफला की पहाड़ी 1 नंबर पे। 2 पे रखे हैं मीरी, ये अबोर, ये मिसमी, ये पटकाई बूम। दोस्तों आप फोटो पे 1 2 3 4 5 सीरियल नंबर मिला लीजिए। तो अरुणाचल प्रदेश में ये 5 इम्पोर्टेंट हिमालय की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं, वो है आपको डाफला की पहाड़ी, मीरी की पहाड़ी, अबोर की पहाड़ी, मिसमी की पहाड़ी और पटकाई बूम, जिसका सीरियल नंबर हम लोगों ने दोस्तों 1 2 3 4 5 करके देख चुके हैं। चलिए दोस्तों इसके बाद हम लोग देखते हैं नागा की पहाड़ी। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं नागा की पहाड़ी और मणिपुर की पहाड़ी, मिजो की पहाड़ी और मिकिर की पहाड़ी। तो दोस्तों नागालैंड की पहाड़ी यहाँ पे है, उसके बाद मणिपुर की पहाड़ी यहाँ पे है, मिजो की पहाड़ी यहाँ पे है, त्रिपुरा की पहाड़ी यहाँ पे है, मिकिर की पहाड़ी यहाँ पे है, गारो खासी जयंतिया यहाँ पे है। तो दोस्तों कौन कहाँ पे है तो आप आराम से देख सकते हैं। नागा की पहाड़ी दोस्तों नागालैंड 1 2 3 4 सीरीज करते हैं 1 2 3।
नागालैंड, मणिपुर, ये तो आसान है दोस्तों, नाम पे ही है। मिजो की पहाड़ी मिजोरम, मिकिर की पहाड़ी दोस्तों आसाम में है। 1 2 3 मिकिर की पहाड़ी आसाम में है। गारो खासी जयंतिया दोस्तों मेघालय में है। इसका नंबर हम कर देते हैं 5 6 7। ये है दोस्तों 5 6 7, ये मेघालय में है दोस्तों गारो खासी जयंतिया, जो दोस्तों कूप घाटी बनाती है। इस तरह की कूप आकार की घाटी जिसमें बादल आके फंस तो जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं, इस कारण यहाँ बहुत अधिक बारिश होता है दोस्तों। ये भी हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कि अत्यधिक बारिश वाला क्षेत्र मानिसराम और चेरापूंजी मेघालय में ही क्यों है। तो ये इसका कारण है गारो खासी जयंतिया, जो वहाँ की प्रमुख जनजाति दोस्तों आदिवासी समूह, जो कि गारो खासी जयंतिया है, उसी के नाम पे गारो खासी जयंतिया, वहाँ पे हिमालय की पहाड़ियाँ हैं और ये कूप आकार की घाटियाँ बनाती है। कूप आकार की घाटियाँ मतलब दोस्तों ये इस तरह से घाटियाँ बनाती हैं जहाँ बादल आके फंस जाते हैं, दोस्तों, और ये बाहर नहीं निकल पाते हैं और आपस में वहाँ टकरा के संघनन क्रिया के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में बारिश करते हैं दोस्तों। इसीलिए दुनिया में सर्वाधिक बारिश मेघालय में ही होता है और उसका क्षेत्र मानिसराम 1 नंबर पे और चेरापूंजी 2 नंबर पे है। तो दोस्तों हिमालय के बारे में इतना ही। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारत के विभिन्न पहाड़ी पठारों के बारे में, जैसे कि अरावली की श्रेणियाँ जो राजस्थान में है, जैसे कि विंध्याचल की श्रेणी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक में है, कैमूर की श्रेणी, राजमहल की पहाड़ियाँ, सतपुरा की पहाड़ियाँ, महादेव मेकाले की पहाड़ियाँ, अन्नामुदी की पहाड़ियाँ दोस्तों। इसके बाद भारत में स्थित विभिन्न पर्वत पठार और पहाड़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद भारतीय मैदान और उसके बाद नदियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बने रहे उपागम एकेडमी पे दोस्तों। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें, इसके लिए एक स्पेशल क्लास दे के दोस्तों फिर से समझाया जाएगा। धन्यवाद।